हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ना केवल आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जहां से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहां से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, और इसका पार्ट 1 देखेंगे, पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और ये किनसे मिल करके बने होते हैं, ये पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। सबसे पहले तो इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है चूंकि न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, अर्थात अम्लीय स्वभाव के होते हैं। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह न्यूक्लियस के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, साथ ही साथ एसिडिक नेचर के होते हैं, अर्थात अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जिस कारण से इनको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स की। तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट है डीएनए, जो कि बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो यह न्यूक्लियस के अंदर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बेसिकली स्पेशली ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले यदि इसका पृथक्करण की, तो सबसे पहले इसका जो पृथक्करण है वो फ्रेडरिक मिशर ने किया। वो भी किसका किया? डीएनए नामक न्यूक्लिक एसिड का। तो आप इसमें पाएंगे कि जो डीएनए नामक न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए को इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया? पृथक किया। तो फ्रेडरिक मिशर आपको याद रखना है, इन्होंने सबसे पहले डीएनए को क्या किया? पृथक किया। लेकिन उन्होंने इसे क्या नाम दिया? न्यूक्लिन कहा। क्या कहा उन्होंने? इसे न्यूक्लिन कहा। और न्यूक्लिन की खोज जो है बेसिकली इन्होंने किसमें की थी? तो पस सेल के अंदर की थी। किसमें की थी? पस सेल के अंदर की थी। तो फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले डीएनए को पृथक्कृत किया, और पृथक्कृत करके उसे सबसे पहले क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। और इसकी खोज जो है पस सेल के अंदर की गई। यदि हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, तो न्यूक्लिक एसिड जो नाम है वो किसने दिया? अल्टमैन ने दिया। किसने किया? अल्टमैन ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया। तो फ्रेडरिक मिशर ने तो डीएनए का पृथक्करण किया, लेकिन नाम जो है न्यूक्लिक एसिड किसने दिया? अल्टमैन ने दिया। न्यूक्लिक एसिड की यदि हम बात करते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में आपका चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो आपका आरएनए हो, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही पॉलीमर या बहुलक होते हैं। किसके? न्यूक्लियोटाइड के। बात करते हैं डीएनए की। डीएनए की जब भी बात करते हैं, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, यदि हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, अर्थात इसका हम आंशिक अपघटन करते हैं, तो हमको कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं क्या? डीएनए। अब यदि हम न्यूक्लियोटाइड्स का भी हाइड्रोलिसिस करें, अर्थात अपघटन करें, इनको तोड़ें, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है टूटेगा 2 भागों में। एक तो न्यूक्लियोसाइड और दूसरा टूटेगा फास्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H3PO4। ये होता है फास्फोरिक एसिड। बेसिकली जो फास्फेट समूह होता है डीएनए के अंदर, वो फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें आप पाएंगे कि न्यूक्लियोसाइड व फास्फोरिक एसिड, अर्थात जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलकर बना होगा, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर के बना होगा। अब बात करते हैं हम फास्फोरिक एसिड के अलावा जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड पुनः 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। किसी भी न्यूक्लियोसाइड के अंदर आप पाएंगे कि एक तो नाइट्रोजनी बेस होगी, और इसके अलावा शर्करा होगी डीएनए के अंदर। चूंकि डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में कौन सी शर्करा होगी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी। अब चूंकि देखिए डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है, शुगर प्रेजेंट जो होता है, उसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। और ये जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, यह 5 कार्बन वाली होती है। कितने कार्बन वाली? 5 कार्बन वाली होती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। क्या कहते हैं इसे? हम पेंटोज शुगर के नाम से जानते हैं। जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसे हम क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा। एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें 5 कार्बन होते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर में। इसके अलावा नाइट्रोजनी बेस की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजनी बेस मुख्यतः 2 रूपों में पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी बेस को यानी नाइट्रोजनी क्षारक को 2 आधार पर बांटा गया है। एक होता है पायरिमिडीन और दूसरा होता है प्यूरिन। तो पायरिमिडीन की यदि हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन।
ये बात चल रही है डीएनए के अंदर की। तो डीएनए के अंदर दो ही प्रकार के पायरिमिडीन पाए जाते हैं, एक है साइटोसिन और दूसरा है थायमिन। साइटोसिन को हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं थायमिन को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं प्यूरिन की। प्यूरिन भी मुख्य रूप से प्यूरिन को भी दो भागों में बांटा गया है, एडेनिन व ग्वानिन। दो प्रकार के प्यूरिन भी होते हैं। एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पे आपने देखा कि जब भी हम डीएनए को क्लासिफाइड करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि डीएनए का हम अपघटन करते हैं, कहने का मतलब ये है कि डीएनए जो है किन से मिलकर के बना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि डीएनए जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात कई सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से श्रृंखला बनती है डीएनए की। क्योंकि डीएनए जो है बेसिकली डबल स्टैंडर्ड भी होता है स्पेशली, तो डबल स्टैंडर्ड में आपको दो श्रृंखलाएं दिखाई देगी, लेकिन जो दोनों श्रृंखलाएं बनी होगी वो किसकी बनी होगी, वो बनी होगी न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के डीएनए बने होते हैं। अब इसका और अपघटन करें, न्यूक्लियोटाइड को यदि हम तोड़ें कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बेसिकली न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड भी अब दो प्रकार से मिलकर के बना होता है, दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक तो नाइट्रोजनी क्षारक और दूसरा है सुगर। तो नाइट्रोजनी क्षारक और सुगर दो चीजों से मिलकर के बना होता है न्यूक्लियोसाइड, और इसमें यदि हम जोड़ देते हैं फास्फोरिक एसिड तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड हमारा दो चीजों से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजनी क्षारक और सुगर से मिलकर के बना होता है। तो सुगर कौन सी होती है, डीएनए के अंदर बात चल रही है तो चूंकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी, और ये 5 कार्बन वाली होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं पेंटोज सुगर। अब बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारक की, तो दो प्रकार के होते हैं, पायरिमिडीन और प्यूरिन। पायरिमिडीन दो प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और थायमिन, और प्यूरिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन व ग्वानिन। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड हमने आपको क्या कहा कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीजों से मिलकर के बना होगा मुख्य रूप से। एक तो नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजनी क्षारक होगा। अब 4 नाइट्रोजनी क्षारक में से कोई सा भी क्षारक आप ले सकते हैं। इसके अलावा सुगर होगी। तो यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो डीएनए की सुगर होगी यहाँ पे। आरएनए की जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो आरएनए की शर्करा आ जाएगी। और इसके अलावा फास्फोरिक एसिड डीएनए में भी रहेगा और आरएनए में भी रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको न्यूक्लियोटाइड की यदि हम बात करते हैं तो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजनी क्षारक, सुगर यानी कि शर्करा, और फास्फोरिक अम्ल यानी कि फास्फोरिक एसिड H3PO4 से मिलकर के कोई भी न्यूक्लियोटाइड बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर या बहुलक होते हैं डीएनए या आरएनए। अर्थात कहने का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बेसिकली किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए होता है, डीएनए का यदि हम अपघटन करते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना होता है, तो आपने देखा कि तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। इसके बाद एक और चीज आपको यहां पे देखनी है, तीनों चीजों की आपको स्ट्रक्चर थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सुगर की यानी कि शर्करा की। डीएनए के अंदर देखिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है जो कि 5 कार्बन युक्त होती है। इसको चूंकि पेंटोज शुगर कहते हैं, तो पेंटोज शुगर की यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पे आपको 5 कार्बन नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। यहां पे ऑक्सीजन होता है और हर एक कार्बन से देख सकते हैं ऑक्सीजन, देख सकते हैं हाइड्रोजन व OH यानी कि हाइड्रॉक्सिल समूह भी जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 5 कार्बन युक्त पेंटोज शुगर चयन होती है। और ये पेंटोज शुगर जो श्रृंखला होती है इसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसके बाद डीएनए की संरचना देखेंगे तो उसमें भी आपको पेंटोज शुगर की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के पेंटोज शुगर 5 कार्बन युक्त होती है। आप देख भी सकते हैं, इसको हम पहले नंबर का कार्बन कहते हैं, ये सेकंड नंबर का कार्बन होता है, इसके बाद फिर थर्ड नंबर का कार्बन, फिर ये फोर्थ नंबर का कार्बन, और ये आखिरी में ये 5th नंबर का कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। इसकी संरचना भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बीच में फास्फोरस रहता है, ऊपर साइड एक OH जुड़ा होता है जो कि डबल बॉन्ड युक्त जुड़ा होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पे सामने सामने भी OH समूह जुड़े होते हैं और एक नीचे साइड भी OH समूह जुड़ा होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि फास्फोरिक अम्ल की संरचना में आपको यहाँ पे 3 तो हाइड्रॉक्सिल समूह दिख रहे हैं फास्फोरस के साथ जुड़े हैं, और एक यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ। इसके अलावा हम बात करते हैं पिरिमिडीन व प्यूरिन की। तो देखिए प्यूरिन व पिरिमिडीन दो ही प्रकार के तो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो जब भी पिरिमिडीन और प्यूरिन की बात आती है तो नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पिरिमिडीन की संरचना कैसी होती है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्यूरिन की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्योंकि आप जब भी डीएनए की संरचना बनाएंगे आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब तक आपसे बेसिक नहीं बनेगा आप डीएनए की संरचना बनाने में आपको काफी कठिनाई जाएगी। बात करते हैं पिरिमिडीन की। तो पिरिमिडीन दो प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और थायमिन।
जब भी आप डीएनए की बात करते हैं तो दो ही प्रकार के पायरिमिडीन होते हैं, साइटोसिन और थायमिन। जब आप आरएनए में जाएंगे तो वहां पे थायमिन के स्थान पे क्या आ जाएगा, केवल और केवल यहां पे पायरिमिडीन चेंज हो जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा, बाकी न्यूक्लियोटाइड पूरा चेंज रहेगा, बस शुगर चेंज हो जाएगी। यहां पे डीऑक्सीराइबोस शर्करा है तो वहां पे राइबोस शर्करा हो जाएगी। बस दो ही चीजें मुख्य रूप से चेंज होती है, क्योंकि फास्फोरिक एसिड तो वहां पर भी सेम रहता है। अब बात करते हैं पायरिमिडीन की संरचना की, तो ये कैसी होती है। देखिए इसमें मुख्य रूप से 4 कार्बन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं। देखिए यहां पे नंबर फर्स्ट में 1 कार्बन होता है और नंबर 3 में यहां पे नाइट्रोजन होता है। सॉरी, यहां पे नंबर फर्स्ट में और नंबर 3 में 2 जगह क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। 2 नाइट्रोजन होते हैं नंबर फर्स्ट में और नंबर 3rd में। और वहीं कार्बन की यदि हम बात करते हैं तो नंबर 2nd, 4th, 5th और 6th, ये चारों जगह क्या होते हैं, ये होते हैं चारों जगह आप पा सकते हैं, इनको कह सकते हैं आप कार्बन। तो कार्बन जो है इनमें होते हैं 4 और नाइट्रोजन होते हैं 2। नाइट्रोजन जो है फर्स्ट नंबर पे और 3rd नंबर में प्रेजेंट होते हैं। यहां पे आप देख भी सकते हैं कि पहली व तीसरी यानी कि फर्स्ट व 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन जो होता है प्रेजेंट होता है, यानी कि उपस्थित होता है। चूंकि ये एक रिंग जैसी संरचना होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पिरिमिडीन रिंग, क्योंकि पिरिमिडीन की संरचना है, पिरिमिडीन एक रिंग जैसी संरचना होती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं पिरिमिडीन रिंग। बात करते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर की। पायरिमिडीन की जो संरचना होती है यह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपको एक ही रिंग नजर आ रहा है। इसके अलावा जब आप देखेंगे यहां पे प्यूरिन की संरचना, तो प्यूरिन की संरचना में आपको यहां पे डबल रिंग दिखाई देगी। तो डबल रिंग होती है प्यूरिन की संरचना में। आप यहां पे देख सकते हैं प्यूरिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो दोनों प्रकार के यदि आप इनकी संरचना बनाएंगे तो आपको यहां पे टोटल जो है 4 नाइट्रोजन आपको दिखाई देते हैं। कितने नाइट्रोजन दिखाई देते हैं, 1 2 3 4, 4 नाइट्रोजन आपको यहां पे टोटल दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये प्यूरिन की जो संरचना होती है ये डबल रिंग वाली होती है। एक रिंग में आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन है फर्स्ट व 3rd नंबर पे, और 4 क्या है, 4 यहां पे कार्बन दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो दूसरी रिंग है इसमें 2 नाइट्रोजन है और एक क्या है, कार्बन है, यानी टोटल कार्बन हो गए 5 और नाइट्रोजन हो गए कितने, 4। तो कुल मिलाकर के आपने देखा यहां पे कि प्यूरिन की जो संरचना होती है वो डबल रिंग दिखाई देती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं वो किस किस नंबर पे प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि प्यूरिन की संरचना में एक तो फर्स्ट नंबर पे आपको नाइट्रोजन दिखेगा, यहां पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन दिख रहा है, 3rd नंबर पे आपको नाइट्रोजन दिखाई देता है। इसके अलावा आपको 7th नंबर पे नाइट्रोजन दिखाई देता है, फिर 9th नंबर पे। तो 1 3 7 और 9 इन चारों पोजीशन पे आपको क्या दिखाई देते हैं, नाइट्रोजन दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से प्यूरिन की जो संरचना होती है एक डबल रिंग वाली संरचना होती है। हमने आपको क्या बताया कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये बहुलक होते हैं डीएनए या आरएनए के, अर्थात न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार से मिलकर के बने होते हैं, 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजनी क्षारक से अर्थात नाइट्रोजनी बेस से मिलकर के बने होते हैं, शुगर से मिलकर के बने होते हैं, और फास्फेट चूंकि यहां पे फास्फोरिक अम्ल के रूप में उपस्थित होता है, इसको हम कहेंगे फास्फेट। तो फास्फेट यहां पे फास्फोरिक अम्ल के रूप में उपस्थित रहता है। बात करते हैं कि जब नाइट्रोजनी क्षारक और यहां पे शुगर, तो नाइट्रोजनी क्षारक और जो शुगर होते हैं ये आपस में दोनों जुड़े होते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षारक जब शुगर के साथ जुड़ता है, पेंटोज शुगर के साथ, तो ये जुड़ता है किस बंध के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। वहीं यदि हम बात करते हैं जो शर्करा होती है, शर्करा के साथ जो फास्फेट जुड़ा होता है वह किसके साथ जुड़ा होता है, तो किसी भी शर्करा के साथ जो फास्फेट जुड़ा होता है यह फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। यहां से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, लेकिन आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आपको बस माइंड में हाइड्रोजन बॉन्ड याद रहता है। आपको हमेशा याद रखना है कि नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं चारों प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये जब भी शुगर के साथ जुड़ते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं, शर्करा के साथ जुड़ते हैं, तो यहां पे कौन सा बंध होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजनी बेस व शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि शुगर व फास्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा सा और समझिए यहां पे कि कोई भी नाइट्रोजनी क्षारक जो होता है वो हमेशा शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ता है। जब भी नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेगा, चाहे वो एडेनिन हो, चाहे वो ग्वानिन हो, चाहे वो साइटोसिन हो, चाहे वो थायमिन हो, जब भी वो शुगर यानी कि शर्करा के साथ जुड़ेगा हमेशा प्रथम नंबर के कार्बन के साथ जुड़ता है। शर्करा की जो प्रथम कार्बन होगी उसी के साथ नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेगा, चाहे वो एडेनिन हो, चाहे वो ग्वानिन हो, चाहे साइटोसिन हो, चाहे वो थायमिन हो। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ फास्फेट की यदि हम बात करते हैं, फास्फेट हमेशा शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ता है। शर्करा में जो 5वें नंबर का कार्बन होगा उसी से हमेशा क्या जुड़ेगा,
फास्फेट समूह जुड़ता है। यह चीज आपको माइंड में नोट कर लेनी है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम में आने वाली है। अब बात करते हैं यहां पे हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की और डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए के यहां पे न्यूक्लियोसाइड्स की। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं चूंकि 4 प्रकार के पाए जाएंगे, क्योंकि डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक प्रेजेंट होते हैं। तो जब 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं तो डीएनए के अंदर 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोसाइड व 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड्स की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स हमने आपको क्या बताया कि 2 चीजों से मिलकर के बने होते हैं, एक तो नाइट्रोजनी क्षारक और दूसरा होता है उसमें शर्करा। तो देखिए डीएनए की बात हो रही है तो शर्करा तो सभी में एक ही रहेगी। कौन सी रहेगी? डीऑक्सीराइबोस शर्करा रहेगी। देखिए न्यूक्लियोसाइड्स की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स के नाम कैसे हो जाएंगे? पहला है डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है यह एडेनिन नाइट्रोजनी क्षारक के मिलने से बनता है प्लस डीऑक्सीराइबोस शर्करा के मिलने से बनता है। शर्करा तो वही रहेगी सब में, बस चेंज होगा तो यहां पे नाइट्रोजनी बेस। तो न्यूक्लियोसाइड जो पहला है डीऑक्सी एडिनोसिन, यह एडेनिन नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर के बना होता है प्लस डीऑक्सीराइबोस शर्करा से। दूसरा न्यूक्लियोसाइड से डीऑक्सी गुआनोसिन। तो डीऑक्सी गुआनोसिन जो है यह ग्वानिन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गुआनोसिन, तो गुआनोसिन जो है ग्वानिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शर्करा से मिलकर के बना होगा। फिर इसके बाद तीसरा न्यूक्लियोसाइड जो है वो है डीऑक्सीसाइटोडिन। तो डीऑक्सीसाइटिडिन जो है यह साइटोसिन और साथ ही साथ डीऑक्सीराइबोस शर्करा से मिलकर के बना होता है न्यूक्लियोसाइड्स। इसके अलावा चौथा जो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड्स है वो है डीऑक्सीथाइमिडिन। नाम से स्पष्ट है थाइमिडिन, मतलब इसमें नाइट्रोजनी क्षारक क्या होगा? थाइमिन होगा प्लस शर्करा तो आपको पता है वही रहेगी, डीऑक्सीराइबोस रहेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, हमने आपको पहले ही बताया है। तो जैसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा वो है डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। एडिनिलिक मतलब है, नाम से स्पष्ट है कि इसमें नाइट्रोजनी क्षारक क्या होगा? एडेनिन होगा। साथ ही साथ शर्करा होगी इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा, प्लस क्या उपस्थित होगा? फास्फोरिक एसिड उपस्थित होगा। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स देख रहे हैं ना, न्यूक्लियोटाइड्स में तो 3 चीजें होती है। एक तो होता है हमारा नाइट्रोजनी क्षारक, तो नाइट्रोजनी क्षारक हो गया एडेनिन। शर्करा होती है तो शर्करा कौन सी होगी डीएनए में? डीऑक्सीराइबोस। और साथ ही साथ कौन सा यहां पे फास्फेट होगा? फास्फोरिक अम्ल होगा। इसके बाद दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो है डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो ग्वानिन है वो शर्करा होगी, साथ ही साथ डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्रेजेंट होगी। तो जो ग्वानिन है यहाँ पे ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षारक है, तो क्षारक जो है ग्वानिन प्रेजेंट होगा। शर्करा जो है डीऑक्सीराइबोस शर्करा रहेगी और साथ ही साथ फास्फोरिक अम्ल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। तीसरा न्यूक्लियोटाइड है डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। साइटिडिलिक का मतलब है कि साइटोसिन से मिलकर बना है, तो नाइट्रोजनी क्षारक हो गए इसमें साइटोसिन, शर्करा हो गई डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फोरिक एसिड तो रहेगा ही। साथ ही साथ आप देख सकते हैं डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड। तो इसमें थाइमिन शर्करा होती है, थाइमिन नाइट्रोजनी क्षारक होता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और फास्फोरिक एसिड इसके अंदर उपस्थित होते हैं। हमने बताया कि नाइट्रोजनी क्षारक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में 2 चीजें आती है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। क्षारक युग्मन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए की संरचना में इसकी आपको जरूरत या आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि बेस पेयरिंग अर्थात कौन सा प्यूरिन किस पिरिमिडिन के साथ जुड़ता है। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं एडेनिन की, तो एडेनिन चूंकि क्या होता है? प्यूरिन होता है। तो एडेनिन जो होता है यह थाइमिन नामक पिरिमिडिन के साथ हमेशा जुड़ता है। यह चीज आपको याद रखनी है क्योंकि आपको डीएनए की संरचना इसके बाद हम कराने वाले हैं। तो डीएनए की संरचना में आपको यही देखने को मिलेगा कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और जो ग्वानिन होता है वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो ग्वानिन जो होता है प्यूरिन होता है, यह साइटोसिन नामक पिरिमिडिन के साथ जुड़ता है। तो आप देख सकते हैं एडेनिन जुड़ गया थाइमिन के साथ, साइटोसिन जुड़ गया किसके साथ? ग्वानिन के साथ। एक और आखिर में आपको इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य हमेशा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये पहली वीडियो में हमने आपको न्यूक्लिक एसिड में स्पेशली डीएनए की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।